देखिए, बाबा बागेश्वर पहली बात तो बाबा नहीं है। आज से 6 साल पहले तखत पे पर्ची निकालने वाला व्यक्ति आज 1500 करोड़ से ऊपर का एम्पायर कैसे खड़ा कर लेता है? किसी ने ये पूछा? आखिर क्यों धार्मिक पर्वों में एक वर्ग विशेष को तलवारें और दुनिया भर के अस्त्र लहराने की जरूरत पड़ती? किसको डराना चाहते हैं आप? खनन तो सोनभद्र में भी होता है, मिर्जापुर में भी होता है, लेकिन कुख्यात बुंदेलखंड ही क्यों है? सवाल ये है। उसका कारण ये है कि पूरा सिस्टम बंधक है, ये चैनलाइज कारोबार है और इसमें टॉप टू बॉटम, मतलब खदान में अड्डी चलाने वाले से लेकर के और यूपी के जो मिनिस्टर तक है, वो पूरा एक संगठित अपराध है इस खनन के मामले में। हमारे एक बीजेपी का संगठन है जो रोज हर मंगलवार को आरती करता है किन नदी की, लेकिन कभी खदानों में जाके आरती नहीं करता कि वहां जाके आरती करवा दे। कहां आरती करेगा? जो हमारा भूरागढ़ के पास वाला पुल है, जहां पे कोई खनन माफिया उसको मारने के लिए नहीं बैठा है। मैं ये मानता हूं कि छोटे राज्य बनना चाहिए, लेकिन छोटे राज्य इसलिए नहीं बनना चाहिए कि छोटे राज्य बनने के बाद भी वही लूट बनी रहे। नमस्कार, मैं हूं मीरा देवी और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात का एक और नया एपिसोड। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज देश में विश्वविद्यालयों से लेकर सूचना के अधिकार तक को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नई नीतियां, नए नियम और उनके खिलाफ उठती आवाज़ें। इन सब के बीच यह समझना जरूरी है कि ज़मीन पर इनका असर क्या पड़ रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आशीष सागर दीक्षित, बांदा के जाने माने फ्रीलांस पत्रकार, आरटीआई कार्यकर्ता और द प्रेस ट्रस्ट ऑफ बुंदेलखंड के संस्थापक। आशीष जी पिछले कई वर्षों से अवैध खनन, भूमाफिया और प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर लगातार ज़मीनी रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। सच लिखने और सवाल उठाने की कीमत उन्हें 2022 में उस समय चुकानी पड़ी थी जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें बेबुनियाद तरीके से हिस्ट्री सीटर घोषित कर दिया था। आज के इस एपिसोड में हम आशीष जी से बात करेंगे यूजीसी के नए नियमों पर, आरटीआई कानून की मौजूदा हालात पर, अवैध खनन के नेटवर्क पर और बांदा बुंदेलखंड से जुड़े उन अहम मुद्दों पर जो अक्सर सत्ता के शोर में दबा दिए जाते हैं। और अभी हाल ही में हमारे बांदा में बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे। जिस तरह से माहौल रहा है उसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या लगता है कि इसकी ज़रूरत थी या ये राजनीति के लिए है? देखिए, बाबा बागेश्वर पहली बात तो बाबा नहीं है। 26 साल का लड़का। बाबा का मतलब क्या? बाबा का मतलब मैं तो ये देखता हूँ कि एक उम्र से तात्पर्य होता है। दाढ़ी, जैसे मेरी दाढ़ी, मूंछ पक गई, बाल पक गए, थोड़ा सा मतलब गेटअप ऐसा हो जाता है कि लगता है हाँ ये बाबा है। साधु का मतलब जो साधारण सा वेशभूषा में है, जो संसार से विरक्त है। संत का मतलब जिसने सब कुछ त्याग दिया। तो बाबा, साधु, संत वो होते थे जो समाज को ताड़ दें, समाज में उन्माद न फैलाएं। पहली बात तो मैं उनको बाबा नहीं मानता, मैं उनको शुद्ध कथावाचक मानता हूँ। और 15 साल हो गए मुझको छतरपुर और बिजावर और किशनगढ़ गढ़ा जाते हुए। गढ़ा के लोगों से पूछ लीजिए तो धीरेन्द्र शास्त्री का असली जो चेहरा है वो आपको वहाँ पता चल जाएगा। कितने आदिवासियों को मार करके, भगा करके, झूठे मुकदमों में फंसा करके उनकी ज़मीनें हड़पी गई उस आश्रम को बनाने के लिए, जहाँ पे वो गढ़ा में आज आश्रम बना है, जो जिस पे वो लिखते हैं कि बाबा बागेश्वर सरकार, जिनका नाम लेते हैं कि साधु जी सीताराम। तो जो साधु जी हैं, सन्यासी बाबा, वो उनके सगे बाबा थे। उस गांव में वो तंत्र मंत्र का काम करते थे। जब वो मर गए तो उनके बड़े बेटे ने शुरू किया, धीरेन्द्र शास्त्री के बड़े भाई ने। धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है, शास्त्री उनकी डिग्री है। उत्तर मध्यमा, पूर्व मध्यमा जो संस्कृत से होता है वो डिग्री उनकी है। गर्ग ब्राह्मण है ये, और बनारस से ये पढ़े। तो जो रामभद्राचार्य के दत्तक पुत्र हैं रामचरण दास और धीरेन्द्र शास्त्री, दोनों की शिक्षा एक साथ हुई। इसके बाद ये अपना उस मठ को जाके संभाल लिए। तो इन्होंने भी वही शुरू किया जो इनके बाबा ने शुरू किया था। आज से 6 साल पहले तखत पे पर्ची निकालने वाला व्यक्ति आज 1500 करोड़ से ऊपर का एम्पायर कैसे खड़ा कर लेता है? किसी ने ये पूछा कि ईश्वर ने कोई चमत्कार कर दिया? तो मैं उसको कथावाचक मानता हूँ। पहली बात, बांदा में जो वो आए हैं, तो बांदा में लाने के पीछे एक एजेंडा सीधा सा क्लियर है। 2027 को जो चुनाव आ रहा है, हमारे यहाँ एक नवोदित नेता पैदा हुए हैं, प्रवीण सिंह।
हमारा के रहने वाले हैं। एडवोकेट है विजय शंकर सिंह, उनके जो दूसरी उनकी जो पत्नी थी उनके बेटे हैं, वो साउथ में उनकी माँ साउथ की हैं और नर्स थी यहाँ पे। तो बहुत से लोगों को उनकी बैक हिस्ट्री नहीं मालूम है। तो अब चूँकि पुष्पेंद्र चंदेल के साथ वो OSD भी रहे, वहाँ से आने के बाद में अब फिर गुजरात चले गए, कुछ RSS के नेताओं से उनके ठीक ठाक सेटअप हैं। तो माना में जो राजनीति का जो ताना बाना है वो ठाकुर बनाम ब्राह्मण है। तो अब विवेक सिंह के पहले जब तक विवेक सिंह रहे तो ठाकुर पूरा चेहरा था, तो ब्राह्मणों की मजबूरी थी उनको जिताया और ठाकुरों की मजबूरी थी उनको जिताया, क्योंकि वो आक्रामक नेता था, बोल्ड नेता था। अब उसकी भरपाई हुई तो प्रकाश द्विवेदी आ गए। अब प्रकाश द्विवेदी ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा ब्राह्मण नेता बन जाए, और ठाकुर ये नहीं चाहते कि ब्राह्मण नेता ही नेता बना रहे। तो एक चेहरा आया प्रवीण सिंह के रूप में। तो प्रवीण सिंह ने चूंकि बांदा में रह करके कोई ग्राउंड पे तो कोई काम किया नहीं, इस कथा से पहले शायद 10 लोग नहीं जानते होंगे प्रवीण सिंह को। तो अब 5 करोड़ से ऊपर की आप जो है खर्च करके एक बाबा या एक कथावाचक की कथा कराते हैं और उसको पूरे तामझाम के साथ में लाया जाता है। फ्लीट पे वो कथावाचक चलता है, होटल लगा के चलता है, Y+ उसको सुरक्षा मध्य प्रदेश की सरकार ने दे रखी है। प्रधानमंत्री मोदी जी उसके जब कैंसर हॉस्पिटल के लिए उद्घाटन के लिए जाते हैं उसको अपना भाई बोल देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उसका कितना बड़ा प्रोटोकॉल और कितना बड़ा जलजला है इस हिंदू समाज में। तो उसको लाया गया राजनीति के ही लिए। और प्रवीण सिंह को ये है कि हम कथा कराएंगे तो जो हमने भीड़ जुटाई है वो, देखिए जो आस्था की भीड़ होती है, जो कथा की सुनने की भीड़ होती है, वो वोट में नहीं बदलती है। अगर ये भीड़ वोट में बदलती होती तो मायावती जी एक इकलौती नेता हैं जो लखनऊ में अम्बेडकर पार्क को भर देती हैं, कोई नेता नहीं भर पाता। लेकिन वो भीड़ वोट में नहीं बदल पाती। तो भीड़ जो आती है ये भीड़ ही होती है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। राजनीति में जब चुनाव होते हैं तो वहाँ पर मुद्दों पे वोटिंग होती है कि आशीष ने समाज के लिए क्या किया, कि प्रवीण ने क्या किया, कि प्रकाश ने क्या किया, किसी ने क्या किया। तो अब प्रकाश भैया को ये लगा कि अरे ये कल का लड़का जो है ये तो मेरे छक्के छुड़ा देगा, इस तरह का अगर माहौल रहा। तो अब वहाँ भी बनाम वर्सेस हो गया। 20 तारीख को भी यहाँ से गए वो, 16 से 20 उन्होंने कथा करी है। और उस पूरी कथा में जिसमें हनुमान कथा जिसका नाम दिया गया था, उन्होंने एक दिन दिव्य दरबार लगाया। अब उसमें वो बोल रहे हैं कि मैं उन लोगों के भूत झाड़ता हूँ जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। तो वहाँ पे जो ग्रामीण महिलाएं आई थी जिनके ऊपर, मैं तो मानता नहीं भूत प्रेत वाली कोई बात, सुंदरकांड का पाठ मैं भी करता हूँ, 11 दोहे रोज़ पढ़ता हूँ, तो मुझे तो नहीं किसी भूत ने कभी दबा लिया। तो वहाँ पे जो महिलाएं आई थी, जीभ निकाल रही थी, झूम रही थी और बाबा यूँ चुटकी बजाते थे वो सही हो जाती थी। तो क्या वो सब पाकिस्तानी थे क्या? और फिर एक कथावाचक जो धर्म की बात कर रहा है उसको पाकिस्तान हिंदुस्तान करने की ज़रूरत क्या है? वो क्यों बोलता है कि जो वेद नहीं पढ़ेंगे वो नावेद और जावेद बनेंगे? अगर ऐसा ही है तो इसी कथा की कलश यात्रा में बीजेपी की कुछ चुनिंदा महिलाएं, विनोद जैन हैं, उसमें 1-2 लोग हैं, उनकी सोने की चैनें चली गई। तो बाबा जी पर्ची निकाल देते। पुलिस को क्यों मेहनत करनी पड़ी? पुलिस को क्यों ढूंढना पड़ा? अगर बाबा के अंदर तक चमत्कार था तो वो नहीं रोक पाए वो। अब भीड़ इकट्ठा हो गई, कथा चली गई, उसमें जो जो बोला गया सबने सुना और मीडिया को इस तरीके से कैच किया गया कि मीडिया की मार्केटिंग से प्रवीण सिंह का एक लोगो फ्रेम सबके सामने आ गया कि हाँ ये कोई युवा नेता है जिसको लोगों को जानना चाहिए। अब जब वो चले गए तो प्रकाश जी को चूंकि उस मंच पर इतनी जगह नहीं मिली थी तो उनके अंदर भी एक कुंठा हो गई। तो अब उन्होंने एक कार्यक्रम 30 तारीख को बनाया है, 1 हफ्ता नहीं हुआ और वो बाबा दूसरी बार बाना में आ रहा है। ऐसा क्या चमत्कार है भाई? तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये जातिगत राजनीति ही है कि आधी भीड़ तुमने कैच करी थी, आधी भीड़ हम कैच करेंगे और दावा ठोकेंगे कि नहीं तुम, हमारा टिकट मजबूत है, वो कहेगा हमारा टिकट मजबूत है। तो ये बाबा को लाने का जो सीधा सा फंडा है ये 2027 की तरफ है। हमारे, अब मैं नाम नहीं लूँगा, किसी ने कहा था कि ये जो कथा कराए हैं प्रवीण सिंह, 5 करोड़ रुपया जो ये खर्च किए हैं, जो सूत्रों ने बताया मुझे, तो उन्होंने किसी से कहा होगा कि वो साउथ में काफ़ी दिन रहे हैं और साउथ का चुनाव 20-25 करोड़ में नहीं होता है, उससे ज़्यादा में होता है। तो उन्होंने किसी से कहा होगा कि मैं अगर टिकट मिलता है मुझे तो मैं यहाँ पे इतना पैसा खर्च करूँगा कि हर मतदाता के घर में एक अच्छा सा गिफ्ट पहुँच जाए। अब जब अच्छा सा गिफ्ट पहुँचेगा तो वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, इस टाइप का गिफ्ट होगा। तो जो हमारी मतलब मतदाता है जो सूखा राहत पे 5 किलो PDS वाले जो इसमें राशन सामग्री मिल रही, जो उस पर मोहित हो गई है, तो वो फिर अच्छे से गिफ्ट पे क्यों नहीं मोहित हो जाएगी? वो कैसे मूल्यांकन करेगी कि फला नेता कैसा था, इसने समाज के लिए क्या किया था? राजनीति क्या हो गई? किसने कितने दंगल कराए, किसने कितने फीते काटे, किसके कितने पत्थर लगे। और बांदा की जिस तरह की राजनीति रही है और जिस तरह से अब माहौल है, खैर ये है कि ये माहौल
मतलब बड़े स्तर से बनता है, फिर जिलों में और गाँव में देखने को मिलता है, लेकिन बांदा की राजनीति का भविष्य आपको क्या दिखता है, कैसे दिखता है वो? तो युवा को जो है केवल एक काम दे दिया गया है, जिंदाबाद वाला, उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। जो जितने भी मतलब रथ यात्रा निकलती, आपका कोई ऐसा इवेंट बताइए जिसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाता, चाहे वो किसी भी भागवत कथा का देख लीजिए, चाहे किसी राम कथा का देख लीजिए, चाहे रामनवमी का देख लीजिए, चाहे नवरात्र का देख लीजिए। आखिर क्यों धार्मिक पर्वों में एक वर्ग विशेष को तलवारें और दुनिया भर के अस्त्र लहराने की जरूरत पड़ती? किसको डराना चाहते हैं आप? समाज को या एक दूसरे को? तो ये बात युवाओं को समझ में क्यों नहीं आती? ऐसा तो नहीं है पढ़े लिखे नहीं है, यूनिवर्सिटी में नहीं है, चलिए ठीक है, हम मान लीजिए कि एक तबका ऐसा है जो आर्थिक स्थिति के कारण नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन उससे बड़ा है तबका जो यूनिवर्सिटियों में है, अच्छा खासा पढ़ा है, और फिर भी इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां करके और फिर जा कर के फिर इसी की तरफ मुड़ जाता है। एक सपना हुआ करता था कि हम डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब बनेंगे, बच्चों का हुआ करता था, लेकिन आज वो वाला सपना तो कहीं नहीं दिखता है। वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि अब जैसे मैं अपने घर से बात करूं, मैंने 7 साल से घर पर टीवी नहीं देखा। आज से 1 साल पहले तक पिताजी से मेरे पॉलिटिकल मुद्दों पे बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री जी के मतलब फॉलोवर हैं, और मैंने पिछले 15 साल से किसी को वोट नहीं किया, मैं नोटा ही दबाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बांदा की जो जिस तरह की राजनीति है उसमें कोई व्यक्ति ऐसा है जो डेवलपमेंट की बातें या जो पर्यावरण की बातें या जो समाज हित की बातें करता हो। केवल फीता काटना, रील बना के वायरल करना, हुजूम के साथ भोकाल के साथ चलना, जब तक आपके पीछे 10 गाड़ियाँ नहीं होंगी डिफेंडर जैसी और लाव लश्कर वाली, तब तक आप पब्लिक को लगेगा नहीं कि वो नेता है। तो युवाओं को केवल अपने पीछे जिंदाबाद के लिए लगाए रखना। युवा पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है। जो प्रकाश द्विवेदी के पीछे भीड़ है, जो प्रवीण सिंह के पीछे भीड़ है, या जो अन्य नेताओं के पीछे भीड़ है, या जो सपा के नेताओं के पीछे भीड़ है, वो पढ़ी लिखी है, लेकिन उसके अंदर सोचने की क्षमता को कोलैप्स कर दिया गया है। यहाँ भी जो ज़्यादातर पॉलिटिकल गैदरिंग में जो भीड़ दिखती है, जो जुलूस में दिखती है, जो रैली में दिखती है, जो जनसभा में दिखती है, या जो नेताओं के टेम्पो हाई करने के पीछे दिखती है, वो वही भीड़ है। कोई बुजुर्ग जो है प्रकाश द्विवेदी के पीछे या प्रवीण सिंह के पीछे या सपा के नेता के पीछे या सांसद जी के पीछे जिंदाबाद करने नहीं जाता, युवा ही जाता है। तो भीड़ ये यही है, लेकिन ये युवा तब जागेगा जब उसको वाकई में पता चल जाए या उसको ये आभास हो जाए कि ये जो नेता कर रहे हैं असल में ये हमारे हित की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने पॉलिटिकल हित की बात कर रहे हैं, ये समाज हित की बात। कोई भी नेता इस शहर का या इस देश का ऐसे मुद्दे पे बात क्यों नहीं करता जिससे उसकी वोट बैंक का नुकसान होना है? खनन पे क्यों नहीं बात करता? किसी माफिया पे क्यों नहीं बात करता? किसी ऐसे मसले पलायन पे क्यों नहीं बात करता? रोजगार देने की बात क्यों नहीं करता? या जो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं बांदा में, उनकी बात क्यों नहीं करता? कताई मिल पे प्लाटिंग कर दी गई, किसी युवा ने पूछा या किसी नेता ने कहा कि ये गलत हो रहा है? आपने अपने ही बात पर अभी बोला है कि खनन पर बात नहीं होती, और बांदा इसके लिए बहुत ही जाना माना। पहले तो बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के अंदर बांदा जी जी, जहाँ पर नदियों से इतना ज़्यादा खनन होता है, और सबसे अच्छा शायद बालू बांदा का ही है, जो सोना, लाल सोना, जिसे लाल सोना कहा जाता है, बालू है। तो उसके बारे में, और आपने बहुत आरटीआई इन पर डाला हुआ है और आपने कई मुद्दे ऐसे उठाए हैं, उस पर हम बात करेंगे कि कितना बड़ा मुद्दा और कितना ज़रूरी है पर्यावरण की नज़र से और राजनीति की नज़र से। पूरा यूपी जो एमपी का बुंदेलखंड है, ये 13 जिले हैं इसमें, जिसमें 6 एमपी के हैं और 7 यूपी के हैं। खनन तो सोनभद्र में भी होता है, मिर्ज़ापुर में भी होता है, लेकिन कुख्यात बुंदेलखंड ही क्यों है? सवाल ये है। विख्यात नहीं, कुख्यात है। तो जो बांदा का खनन है असल में वो खनन नहीं है, वो हमारे भविष्य की तबाही है। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि चूँकि हमारी सभ्यता ही नदी किनारे जन्मी थी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो जन्म हुआ तो नदी किनारे हुआ था। हमने इस देश में हर उस चीज़ को तबाह किया जिसको हमने ईश्वर की संज्ञा दी। हमने नदियों को क्या कहा? नदी हमारी माता है। गाय को क्या कहा? गाय हमारी माता है। दोनों माताएं आज कहाँ खड़ी हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। इस देश की एक सिंगल नदी ऐसी नहीं होगी जो पर्यावरण से प्रदूषित ना हुई हो, मतलब पर्यावरण से बिल्कुल स्वच्छ हो, उसका पर्यावरण बचा हो, उसमें जल संरक्षण हो रहा हो, या उसमें पॉलीथीन ना फेंकी जा रही हो, या उसका सीना ना मर्दन किया जा रहा हो। गंगा में रेत खोदी जाती है
उत्तराखंड में भी खोदी जाती है। फ़र्क ये है कि जो बांदा में खोदी जाती है जिस तरीके से, वो वहाँ नहीं की जाती, क्योंकि बांदा की जो लाल मोरम है वो दुनिया की सबसे अच्छी मोरम है। और केन का जो पूरा नाम है वो है कर्णवती। यहाँ पे जिस तरीके का खनन होता है, अभी एक मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ, ये हमने अभी एनजीटी में ग्रेड की हुई है और 614/2025 और अगली जो 25 फरवरी है इसकी सुनवाई है। 6 पेज का ये ऑर्डर है, प्रिंसिपल बेंच पे ये ऑर्डर हुआ है और इस पर ज्वाइंट कमेटी बन गई है। 3 दिसंबर का आदेश है ये जो मेरे हाथ में है, और इसकी कमेटी में जो ज्वाइंट कमेटी बनी उसमें डीएम साहिबा भी हैं। 3 दिसंबर के ऑर्डर के बावजूद डीएम साहिबा को मालूम भी है, खनिज अधिकारी को भी मालूम है, सारे लोगों को मालूम है, लेकिन इस ऑर्डर को छापने का बूता किसी सिंगल मीडिया ने नहीं किया, अमर उजाला को छोड़ करके, जबकि भेजा सबको गया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इस खनन वाले मामले को लिख दे। अमर उजाला ने भी तब लिखा जब मैंने हमजा भाई को पर्सनली भेजा। कार्यालय में जब गए तो वहाँ बात नहीं बनी, हिम्मत ही नहीं पड़ती लिखने की। उसका कारण ये है कि पूरा सिस्टम बंधक है, ये चैनलाइज कारोबार है और इसमें टॉप टू बॉटम, मतलब खदान में अड्डी चलाने वाले से लेकर के और यूपी के जो मिनिस्टर तक है, वो पूरा एक संगठित अपराध है इस खनन के मामले में। और सारे सफ़ेद पोश नेता, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भाजपा के हों, सबका धंधा एक है, झंडा अलग अलग है। सब जो है मिलकर के एक साथ काम करते हैं और सारे लोगों का जो तरीका है नदियों को खोदने का वो ऐसा है कि पोकलैंड, लिफ्टर, हमारे यहाँ तो यूपी वाले हिस्से में लिफ्टर नहीं चल रही, लेकिन एमपी में आप चली जाइए तो लिफ्टर लगा के नदियों को उलीचा जा रहा है, पनडुब्बी की तरह चलता है और पूरी बालू अलग फेंकता है, पानी अलग फेंकता है, 100 फुट तक बालू निकाली जा रही है। कितने जलचर, कितने जीव उससे मर रहे हैं। इन ऑर्डरों को, जो एनजीटी के ऑर्डर हैं, उनको फाइल गार्ड पर लगा के रख दिया जाता है। अरे की होगी, किसी ने की होगी। जब ज्वाइंट कमेटी आएगी तो अपने सामने रिपोर्ट बनवा करके लेखपाल से और जो कमेटी बनी होगी उसको पेटी का पैसा दे दिया जाएगा और जाकर के कोर्ट में झूठा हलफनामा दे दिया जाएगा कि साफ सब कुछ ठीक ठाक है। 2 शिकायतें हम लोगों ने करी और हमारे जो मंडल आयुक्त हैं बहुत निहायत ही सीधे आदमी हैं और विडम्बना है कि भगवान ने उनको आंखें नहीं दी, तो बेचारे फिर भी उन्होंने जितने तगड़े ऑर्डर किए 2 ठो, उन 2 ऑर्डरों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी मीडिया ने उसको छापा नहीं। इसलिए छापा क्योंकि सबके पास सबके हिस्से की अपनी हिस्सेदारी पहुंच जाती है। पहले क्या होता था कि मार्च के महीने में डंप होना शुरू होता था, नदी से मोरम निकलती थी, मार्च के महीने से डंप शुरू होता था और जून तक डंप होता था, इसलिए कि बारिश में जो 3 महीने काम बंद रहेगा उसमें कारोबार ना रुके, निर्माण कार्य ना रुके, उनको बालू मिलती रहे। अब इस सरकार में क्या हो रहा है कि खदान अभी चल रही है अक्टूबर से और डंप भी चल रहा है, मतलब नदी से खोदो, आके डंप कर दो, नदी से भी निकालो, डंप से भी निकालो, तो इधर भी लीचो उधर भी लीचो, मतलब उसकी फेफड़े, उसका लीवर, उसकी किडनी, उसकी आंतें, नदी की सब कुछ बाहर कर दो, तो कुछ बचा नहीं है उसमें। और जो बांदा का मतलब फ्यूचर है पर्यावरण के मामले में, हमारे कुछ लोगों को सम्मान भी मिलता है, कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है। हमारे एक बीजेपी का संगठन है जो रोज हर मंगलवार को आरती करता है किन नदी की, लेकिन कभी खदानों में जाके आरती नहीं करता कि वहां जाके आरती करवा दे। कहाँ आरती करेगा? जो हमारा भूरागढ़ के पास वाला पुल है, जहाँ पे कोई खनन माफिया उसको मारने के लिए नहीं बैठा है, डीएम साहब को बुला लिया, अपनी पार्टी के लोगों को बुला लिया, आरती कर दी, आधा किलो घी फूंक दिया। अरे भाई, अगर पर्यावरण से आस्था है, नदी को माता मानते हो, तो जाके खदान में भी जाके आरती करो ना, जा करके जहाँ वो 3-3 सीवर बह रहे हैं वहाँ भी जाके आरती करो ना। लोगों को पता तो चले कि जो 20 लाख की आबादी पानी पी रही है वो सीवेज का पानी पी रही है, कि वो खनन का पानी पी रही है, कि नदी में जब बालू ही नहीं बचेगी तो पानी कहाँ से बचेगा। बेसिक सी चीज़ है कि जिस नदी में बालू होती है वही नदी जिंदा रहती है, नहीं तो नदी बरसाती नाला बन जाती है। जो बालू होती है उसके इकोसिस्टम को बैलेंस करती है, उसकी नमी को बरकरार रखती है। तो बांदा हुआ, हमीरपुर हुआ, चित्रकूट हुआ, झांसी हुआ, ललितपुर हुआ, उरई जालौन हुआ, हमारा छतरपुर हुआ, इस तरीके से खनन हो रहा है कि आने वाली पीढ़ियां कहानियों में पढ़ा करेंगी कि नदी नाम की कोई माता हुआ करती थी, जिसको उन्हीं के कपूतों ने बंजर कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। तो ये स्थिति है। और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? नदियों को बचाना चाहिए। मन की बात में उन्होंने कई बार जिक्र भी किया है। गंगा को उन्होंने कहा कि मैं गंगा पुत्र हूँ। उसी बनारस में आप गंगा का हाल देख लीजिए, उसी मणिकर्णिका के घाट के मंदिरों को तोड़ा गया, जो आज से 300 साल पुराना इतिहास था, उसको तोड़ दिया गया। वहाँ पे क्या बना रहे हैं? चौड़े घाट कर दीजिए,
कंक्रीट बिछा दीजिए, टाइल्स बिछा दीजिए, नदी के स्रोत बंद कर दीजिए। यही तो चित्रकूट में हुआ ना। हजारों करोड़ रुपए मंदाकिनी को जीवित करने के लिए जो है और बचाने के लिए खर्च किया गया, लेकिन आप एक नाला उसका बंद नहीं कर पाए। वहीं के जो है जो तमाम होटल खुले हैं, जो तमाम मंदिर खुले हैं, जो तमाम धर्मशालाएं खुली हैं, उनका सीधा मलमूत्र जाके गंगा उसी मंदाकिनी में जाता है। विकास करिए, लेकिन प्रकृति को डिस्टर्ब करके मत करिए। हमारे जो शरीर के तत्व हैं, 5 तत्व हैं, और वो 5 तत्व कब खत्म होते हैं? जब हम अंतिम संस्कार में जाते हैं। प्रकृति से हम जो लिए थे उसको वापस कर देते हैं। अग्नि है, जल है, वायु है, सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो आप जब प्रकृति को ही डिस्टर्ब कर देंगे, मनुष्य की जो जीवन की ज़रूरतें हैं, नदी, जंगल, पहाड़, आपका ऑक्सीजन के तत्व, ऑक्सीजन को आप क्या आसमान से पैदा कर देंगे क्या? प्लांट जो ऑक्सीजन के लगते हैं उनमें भी ऑक्सीजन बनती कैसे बनती? उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं उसकी एक प्रक्रिया है ना। तो नेचर को डिस्टर्ब करके आप विकास नहीं कर सकते। तो फिर अगर आप विकास कर रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप इतने बड़े विज्ञानी थे तो आपने क्यों कोरोना काल में घंटा और तसले और शंख बजवाए थे? आप रोक लेते ना, आपने तो विकास किया था ना। फिर आप वैक्सीन लेके क्यों आए थे? आप उसी शंख और घड़ियाल से रोक लेते। फिर आपको विज्ञान की जरूरत क्यों पड़ गई थी? विज्ञान जरूरी है, लेकिन विज्ञान कभी ये नहीं कहता कि विनाश करके विज्ञान को पैदा करिए। अब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जननी को ही खत्म कर दो। ये प्रकृति हमारी जननी है, और जिस दिन आप माँ को खत्म कर देंगे उस दिन आप खुद खत्म हो जाएंगे। तो फिर केन बेतवा लिंक परियोजना का क्या होगा फिर? अब इनसे ये कोई पूछे जिन्होंने ये नीतियाँ बनाई हैं। 2005 में जब वो नीति बनी थी तो मध्य प्रदेश में बाबूलाल सिंह गौर मुख्यमंत्री थे और हमारे यूपी में मुलायम सिंह थे। सिग्नेचर हुआ अक्टूबर 2005 में, उसका जो मेमोरेंडम था वो तय हुआ। 2005 से आज 2026 लग गया और अभी भी वो कछुआ की चाल से धीरे धीरे चल रही है। 7,000 करोड़ की परियोजना आज 41,000 करोड़ पर पहुंच गई। जिस केन पर आप ये प्रोजेक्ट लागू करने जा रहे हैं, पहली बात तो केन एक छोटी सी पहाड़ी नदी है। हमारे छतरपुर के आपका जबलपुर के पास सीधी है एक जगह, एक सीधी पड़ता है रीवा के पास, एक सीधी पड़ता है जबलपुर के पास। तो शिवपुरी के पास जो सीधी एक जगह है, छोटी सी तहसील है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। और ये आपका पन्ना टाइगर होते हुए धसान और मिल से मिलती हुई आके बांदा आती है और बांदा से जाके चिल्ला में, फतेहपुर में, यमुना में मिल जाती है। तो पहली बात तो ये पूरी पहाड़ी नदी है। केन के जितना निर्मल पानी देश की किसी नदी में नहीं है। अगर आपकी इसकी खूबसूरती को देखना है तो आप पन्ना टाइगर के अंदर जाइए और वहाँ पे जहाँ पे ये डैम बन रहा है दौड़न गांव में, वहाँ पे जाके इस नदी को देखिए तो आपको लगेगा कि हमारी माता कितनी खूबसूरत है। जैसे ही माता सजीव खूबसूरत होती है वैसी वो भी खूबसूरत है। लेकिन रक्तबीजों ने जो ये प्रोजेक्ट लाया है ना, जो ये बात करते हैं कि नहीं हम पर्यावरण बचा रहे हैं, उसी केन बेतवा लिंक पे आप 43 लाख पेड़ काटने जा रहे हैं। कौन से पेड़? जिन पेड़ों ने केन को सींचा है, जिन्होंने उसके कटाव को रोका है, जिन्होंने वहाँ के आदिवासियों को जीवन दिया, जिन्होंने वहाँ के आदिवासियों को आजीविका दी, उन 10 गांवों को आपने लाठी डंडों से उजाड़ करके, मार करके, बिना मुआवजा दिए, किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया, अभी तांडव छतरपुर में चल रहा है, और उस पर आप वो प्रोजेक्ट लेके आए। तो छोटी सी नदी का पानी आप बड़ी नदी बेतवा में लिफ्ट कराएंगे। नहर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप दावा कर रहे हैं कि हम सिंचाई के लिए पानी देंगे। किसी भी नेता ने, चाहे हमारे सदर एमएलए हों, चाहे हमारे सांसद महोदय हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, या हमारे मुख्यमंत्री जी हों, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, सिंगल एक पॉलिटिकल नेता उस गांव में, उस 10 गांव में नहीं गया होगा जंगल के अंदर जहां पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। इस देश के ब्यूरोक्रेट्स जो एसी में बैठ के हवा खाते हैं, जाएंगे भाई तो वहां पे रोड ही नहीं, क्योंकि हमने खुद में कवरेज किया हुआ है, बहुत कवरेज। तो उनको जाने के लिए चमचम गाड़ियों वाली सड़क चाहिए ना। तो केन बेतवा लिंक को जिस व्यक्ति ने बनाया है उससे पहले ये पूछना चाहिए जाकर कि तो उस जंगल में जाकर तुमने कितने दिन गुजारे थे? उन आदिवासियों से जाकर पूछा था कि इस नदी का नेचर क्या है, इसका स्वभाव क्या है, ये जोड़ने लायक है कि नहीं जोड़ने लायक है? और जिस नदी में तुम गिराने जा रहे हो बेतवा में, वो तो बड़ी नदी है। 8 महीने जिस नदी में घुटने से नीचे पानी रहता है, जो खनन से ऑलरेडी मर चुकी है, मर रही है, उस नदी पे आप ये डैम बना करके 70 फीट ऊंचा डैम, जो सरदार सरोवर डैम जैसे बनाया उन्होंने गुजरात में, उतना ऊंचा डैम बना करके आप कौन सा पानी स्टोरेज करना चाहते हैं? पन्ना की पूरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको एक पानी की जलघाटी बना के जलमग्न कर देना चाहते हैं, ताकि ना आदिवासी बचें, ना जंगल बचे, ना लोग बचें। जब लोग नहीं बच, और उसको नाम क्या दे रहे हैं? उसको आप विकास का नाम दे रहे हैं। तो जो यहाँ पे विकास की परिभाषा हो गई है वो चेक डैम, बंदी, एक्सप्रेसवे, हाईवे, कंक्रीट, फलाना, ये प्रोजेक्ट लगा दो, वो प्रोजेक्ट लगा दो। उस प्रोजेक्ट का आउटपुट क्या है ये किसी को नहीं पता।
और बोलते ऐसे ऐसे भाषण में हैं कि केन बेतवा लिंग से बुंदेलखंड समृद्ध हो जाएगा। अब समृद्ध हो जाएगा तो कोई एक जो है ये व्यक्ति बता दे जाके कि जो वहां लोग रह रहे थे उनसे जाके पूछोगे वो पहले ज़्यादा समृद्ध थे कि अब ज़्यादा समृद्ध हैं। उनके आपने घर छीन लिए, उनके आपने बस्तियां उजाड़ दी, पेड़ काट दिए। जो पेड़ आपको जीवन देते थे, ऑक्सीजन देते थे, इसके पहले आपने बक्सवाहा में देख रहे थे क्या करने जा रहे थे। जब हम लोगों ने आंदोलन किया, लोगों ने आवाज़ें उठाई सोशल मीडिया पे, तो वो प्रोजेक्ट रुका। एक हीरा खोदने के लिए आप इतना बड़ा जंगल उजाड़े दे रहे थे, तो एक बांध बनाने के लिए आप 43 लाख पेड़ काट देंगे और विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए आप कागजों में पेड़ लगाएंगे। तो इस देश की जो मनोदशा है, जिस देश में जल जंगल जमीन की बातें हुआ करती थी, उस देश में आज विकास की वो बातें होती हैं जो कंक्रीट का विकास है, जिसकी कोई अवधारणा ऐसी नहीं है कि वो नेचर को बचाए। और उसके आगे हम थोड़ी और आरटीआई पर बात करना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे आपको कि आरटीआई में जब भी आप अर्जियां डालते हैं, कौन सी ऐसी अर्जियां होती हैं या रही हैं आपकी हिस्ट्री में जब से आप आरटीआई कार्यकर्ता हैं, कैसी अर्जियां खारिज हुई हैं और क्यों खारिज हुई हैं? देखिए, यूपीए की गवर्नमेंट पे जब ये कानून बना था सूचना का अधिकार, तो इसको जनता का अधिकार बताया गया था और कोई ये इस देश में पहली बार नहीं हुआ था कि लोगों को कोई ऐसी चीज़ बताई जा रही हो जो उनको नहीं बतानी चाहिए। लेकिन चूंकि उसने कानून की शक्ल ले ली, तो पहले अधिकारी टाला मटोली करते थे और कानून बन जाने के बाद में उसके लिए बाध्य हो गए जवाबदेही के लिए। तो जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक ये जो है कानून जो था, कानून की शक्ल में काम करता रहा। लेकिन पिछले 14 साल में, या यूँ कहें कि जो मौजूदा सरकार है इसके कार्यकाल में, हम जैसे जो सूचना अधिकार कार्यकर्ता हैं या हमारे जैसे जो भी लोग जनता के सरोकार से जुड़े सवाल सरकार से और ब्यूरोक्रेसी से पूछना चाहते हैं कि भाई ये 10 लाख रुपए आए थे इस सड़क बनने के लिए, इस 10 लाख रुपए का सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ, ये सड़क अच्छी बनी या बुरी बनी। तो जब हम पूछने की कोशिश करते हैं तो अमुक ठेकेदार को या अमुक कार्यदायी संस्था को लगता है कि ये व्यक्ति क्यों पूछ रहा है। अब कमी जब वो हमको बताएगा तो उसको हम एक्सपोज करेंगे, उस पर हम जांच की बात करेंगे, उस पर हम जुडिशियल प्रोसेस की बात करेंगे, पनिशमेंट की बात आ जाएगी, तो उससे वो जवाबदेही उनकी जो है तय हो जाएगी, निर्धारित होगी। सूचना का अधिकार यही था ना कि जिसका जितना लेखा जोखा और जनता को पता चलना चाहिए। तो अब हुआ क्या इस सरकार में? इस सरकार में सूचना अधिकार में जो संशोधन किए गए लगातार, एक के बाद एक के बाद एक। सूचना आयुक्त जो पहले इस बात के लिए बैठा होता था लखनऊ में, या सेंट्रल जो केंद्र सूचना आयोग है वहाँ जो बैठा होता था, उसकी जवाबदेही होती थी कि अगर हमको सूचना नहीं मिली है तो हम उस पर पनिशमेंट करेंगे, उस पर जुर्माना करेंगे। उसके आगे भी वो कभी कभी ऐसी कार्रवाई कर देते थे कि आदमी का प्रमोशन रुक जाता था, सरकारी कर्मचारी का। वो इसी बात से डरते थे। अब तो स्थिति ये हो गई है कि पनिशमेंट तो छोड़िए, जुर्माना भी नहीं होता है, और जुर्माना अगर हो भी गया तो 3-4 महीने बाद आपको सूचना मिल गई जो आधी अधूरी है, इसके बाद में आप जो है एप्लीकेशन अधिकारी डाल देता है कि हमने अमुक व्यक्ति को सूचना दे दी है, मेरा जुर्माना माफ़ कर दिया जाए। अब मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण बता रहा हूँ कि सूचना आयुक्त की स्थिति कैसी हो गई है। ये हाईकोर्ट का एक आदेश है। ये हाईकोर्ट का आदेश है और इलाहाबाद बेंच का आदेश है। ये इस पे हम सूचना आयुक्त के खिलाफ गए थे। सूचना आयुक्त थी रचना पाल। हमने एजुकेशन डायरेक्टर थे जो प्रयागराज के, उनसे एक जानकारी मांगी थी। हमारे जो मानव में इसमें मनरेगा लोकपाल हैं, वो पहले हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे पंडित जैन कॉलेज के। तो उनके संबंध में जो उनके घपले घोटाले थे उसके संबंध में जानकारी मांगी, हमको जवाब नहीं मिला। चूँकि शिकायतकर्ता भी हम ही थे और सूचना मांगने वाले भी हम ही थे। तो हमको जवाब क्या दिया गया एजुकेशन डायरेक्टर के यहाँ से, कब दिया गया? जब हम आयोग चले गए, मतलब 90 दिन बाद हमें जवाब दिया गया कि अमुक व्यक्ति थर्ड पार्टी है, उसको सूचना मांगने का राइट्स नहीं है। जब हम शिकायत करता है तो हम थर्ड पार्टी कैसे है? थर्ड पार्टी में जो जिसका उस मामले से कोई वास्ता ना हो। हम आयोग गए, मैडम ने सुनवाई करी। मैडम निहायत ईमानदार थी रचना पाल, उन्होंने प्लेसमेंट किया। जो उन्होंने जुर्माना किया वो भी मैं आपको दिखाऊं कि ये 25,000 रुपये उन्होंने जुर्माना किया। ये उसका जुर्माने का है कागज़। ये जुर्माना हुआ 25,000 रुपये जुर्माना हुआ। 1 साल तक हमने चक्कर लगाया आयोग में, हमको जवाब नहीं मिला। मोहतरमा मैडम ने जुर्माना कर दिया, लेकिन हमको सूचना फिर भी नहीं मिली।
तो हमने मैडम से कहा कि 1 साल तक चक्कर लगाने के बाद हम बांदा से लखनऊ दौड़े और अगला व्यक्ति इलाहाबाद से लखनऊ आया सरकारी पैसे पे, हम अपने निजी पैसे पे गए, तो आपने तो उसको 302 का केस बना दिया और जुर्माना करने के बाद भी हमको सूचना नहीं मिली। तो मैडम ने जवाब दिया हमको, रचना पाल जी ने, कि हमारी जो डेड लाइन है, जो बाउंड्री लाइन है, वो पेनल्टी तक है। सूचना आपको मिली कि नहीं मिली, इसके लिए आप अगली फोरम पे जा सकते हैं, और नहीं तो आप इस जुर्माना हमने किया इसको आप रिवीजन के लिए डाल दीजिए, तो फिर हम सुनवाई करेंगे। तो अब 1 साल हम फिर आपको मतलब हमारी सुनवाई होगी, फिर वो सूचना देते हैं कि नहीं देते, तो हम तो वहीं पड़े रहे। तो उस मामले को लेकर के हम हाई कोर्ट चले गए। जब हम हाई कोर्ट चले गए तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि सूचना आयुक्त का जो अंतिम अधिकार है वो पेनाल्टी तक है, इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकता, और हम सूचना आयुक्त के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप में एक जुडिशियल फोरम है। मतलब एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश पर कार्रवाई नहीं करेगा, जवाब मिले या ना मिले। तो उन्होंने कहा कि इस आदेश में लिखा कि हम जाकर के नगर कोतवाली बांदा में एजुकेशन डायरेक्टर के ऊपर और अमुक व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज कराएं। तो हमारे लॉयर ने कहा हाई कोर्ट में कि साहब ये बताइए, एक साधारण से व्यक्ति जो सूचना मांग रहा है वो एक आम आदमी है, और जिसके लिए मांगी गई है वो खास आदमी है, और वो मनरेगा का लोकपाल भी है, तो और वो एजुकेशन डायरेक्टर है, तो उनके खिलाफ नगर कोतवाली में क्या FIR दर्ज की जाएगी? क्या ये साहस वो करेंगे? और इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जो FIR लिखाने जा रहा है उसके ऊपर उल्टा मुकदमा दर्ज नहीं होगा? तो हाई कोर्ट चुप हो गया। हाई कोर्ट ने कहा कि आप जाके FIR की एप्लीकेशन दीजिए, नहीं लिखी जाएगी तो फिर हमारे पास आइएगा। तो मतलब हमने 25,000 पहले खर्च करे हाई कोर्ट जाने में, हम यहाँ पे दें, बुराई लें, इसके बाद हम फिर 25,000 खर्च करें जाकर कि साहब हमारी FIR नहीं लिखी गई। तो ये स्थिति जब हुई तो हमने भी अब सूचनाओं को मांगना लगभग बंद कर दिया, क्योंकि हमने देखा कि जब हमारी सुनवाई ही नहीं है, जिस पारदर्शिता के लिए, जिस नैतिकता के लिए इस कानून को लाया गया था, शंकर सिंह जो आपका राजस्थान का जो संगठन है मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसमें अरुणा राय उसकी फाउंडर हैं, उसमें शंकर सिंह थे, हमारे उस वक्त केजरीवाल नेता नहीं थे, वो भी उसमें एक आंदोलन की भूमिका में थे, मनीष सिसोदिया जी थे। इन लोगों ने एक अच्छी मूवमेंट को लेकर के ये एक्ट लाया, धरातल पर उतरा हैं, जियाद रे थे उसमें। तो इतने साल बाद आज स्थिति ये हो गई, 2005 से हम 26 तक पहुँचे और इस हमने सूचना अधिकार की भ्रूण हत्या कर दी। अगर हम यही बात करें PM केयर फंड के बारे में, जब कोरोना हुआ था उस समय उसको लाया गया था जी, और उसमें ये है कि उसका कोई RTI ही नहीं हो सकता, उसकी जानकारी ही नहीं दी जा सकती है। तो मतलब इतने बड़े स्तर से अगर इस तरह का संदेश कि इतना बड़ा केयर फंड, उसकी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, RTI नहीं फाइल की जा सकती है, तो क्या आपको लगता है कि उसका असर ऐसे भी RTI में पड़ा हुआ है? देखिए PM केयर फंड जो था, जो उसका नाम पहले था आपका प्रधानमंत्री राहत कोष। प्रधानमंत्री राहत कोष तो UP की गवर्नमेंट में भी था, कांग्रेस ने, कहते हैं ना कि कांग्रेस ने तो इतने साल शासन किया, हम तो भी आए हैं, तो कांग्रेस के समय भी था, मनमोहन सिंह के समय भी था, अब मोदी जी के समय भी था। तो मोदी जी को आखिर क्यों जरूरत पड़ी कि प्रधानमंत्री राहत कोष का नाम PM केयर फंड रख दिया जाए? जब कोविड काल आया इस देश में, एक मतलब नेचुरल डिजास्टर आया जो वायरस के रूप में, उससे बचाने के लिए इन्होंने PM केयर फंड बनाया। PM केयर फंड में था कौन कौन? प्रधानमंत्री खुद थे, चुने हुए कुछ सांसद थे, कुछ ब्यूरोक्रेसी के अफसर थे, और उसको एक आपने ट्रस्ट बनाया, सरकार की मोहर लगाई उसमें। उसकी वेबसाइट जब आप खोलेंगी PM केयर फंड की तो उसमें अशोक स्तंभ लगा हुआ है। अशोक स्तंभ कहाँ यूज कर सकते हैं? उसका जो डोमेन है वो pmcare.gov.in है। GOV किस में यूज करते हैं? जो सरकारी होता है, गवर्नमेंट का। तो अगर वो निजता का मामला था तो आपने GOV क्यों यूज किया था? आपने उस पर अशोक स्तंभ क्यों यूज किया था? आप उसको कहते ना कि ये हमारा ट्रस्ट है, निजी ट्रस्ट है, ये हमारा निजी NGO है, सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है या ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है, इसकी सूचना नहीं दी जाएगी। आपने पब्लिक का पैसा लिया था, आपने किसी दूसरे का पैसा नहीं लिया था, या अपने आपस में पार्टी का कोई कोष नहीं था, वो जनता का कोष था। तो आप अगर जनता के पैसे का जवाब जनता के लोगों को नहीं दे सकते हैं तो फिर इसको क्या माना जाएगा? यही तो माना जाएगा ना कि चोरी की चोरी ऊपर से सीना चोरी। हज़ारों करोड़ रुपए आप PM केयर फंड का कोविड के नाम पे ले गए और लोगों को आपने दिया क्या उसके बदले? ना ठीक से इलाज मिला, ना ठीक से वैक्सीनेशन मिला। लोगों ने प्राइवेट वैक्सीन लगवाई, जिन्होंने सरकारी लगवाई उनके हाल सामने है। नए नए लड़कों को हार्ट अटैक पड़ रहा है। 3 स्टेज का उसका टेस्टिंग होना था, और उसका ठेका किसको मिला था? उसका ठेका मिला था गुजरात के पूनावाला को।
और उसको ठेका क्यों मिला था? क्योंकि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, चुनावी बॉन्ड के नाम पे बीजेपी को लाखों करोड़ रुपए का चंदा दिया था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबसे ज़्यादा चंदा इस देश में अगर किसी राजनीतिक पार्टी को मिला है, और उन लोगों ने दिया, उन सारे पूंजीपतियों ने, अंबानी ने दिया, अडानी ने दिया, तमाम पूंजीपतियों ने दिया, जिनको परोक्ष रूप से टेंडर दिए गए, परोक्ष रूप से खनन के ठेके दिए गए, जंगल उजाड़ने के ठेके दिए गए, सोलर प्लांट के ठेके दिए गए, उन लोगों ने इनको चंदा दिया कि इधर हम देंगे, उधर हम दूसरा काम ले लेंगे। तो पीएम केयर फंड को आपने जानबूझ करके छुपाया, तो जब आप उसका जवाब नहीं देंगे सूचना अधिकार में, तो पब्लिक तो जान ही नहीं पाएगी ना। तो गोलमोल सब आपने जवाब दिया कि निजता का ना, भाई निजता तो तब होती ना तुम्हारी जब व्यक्तिगत प्रॉपर्टी होती। आशीष की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी 4 बीघा 5 बीघा, उसके बारे में कोई जवाब पूछेगा तो आशीष लिख देंगे कि निजता का ना। जब हमारी सरकारी चीज़ है तो, और सरकार पब्लिक के लिए बनी है, तो फिर क्यों नहीं पब्लिक पूछेगी भाई? तो इसका मतलब आप जानबूझ के छुपा रहे हैं। हाँ, तो मेरा अगला सवाल इसमें यही था कि अगर इतना बड़ा केयर फंड जो सरकारी है उसका निजता जोड़ दिया गया, तो क्या ये जो आरटीआई कानून है उसमें असर पड़ा क्या? बिल्कुल पड़ा। इतना बड़ा देशव्यापी मुद्दा था, छोटे छोटे मसलों पे तो आदमी हतोत्साहित हो जाता है। जब इतना बड़ा मुद्दा जिस पे हजारों करोड़ रुपए का चंदा हुआ, और प्रधानमंत्री जो है केयर फंड, पीएम केयर फंड के नाम से वो था, और उसका जवाब जब पब्लिक को नहीं मिला और किसी मीडिया ने उसको छापा नहीं कि जवाब क्यों नहीं दिया गया, तो जब उस पर आप निस्ता ला रहे हैं तो आप तो फिर समझ लीजिए ना कि इस देश में सूचना अधिकार की चीज़ों को, उसका जो एक मतलब कहते हैं ना कि मनोसामाजिक असर है, साइकोलॉजिकल जो असर होता है हर व्यक्ति के ऊपर, कि एक बड़े, इनने कहा यार जब उतने बड़े स्तर पर हमको जवाब नहीं मिला उसका, तो हमें छोटे स्तर पे हम क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे इनका। तो वो तो सीधे सीधे उन्होंने कह दी ना कि ना पूछोगे ना हम जवाब देंगे, और इस तरह की हम परिस्थितियाँ क्रिएट कर देंगे कि तुम्हें मतलब यही भूल जाओगे कुछ दिन बाद। कि आज आप देख लीजिए ना कि 14 साल में सूचना अधिकार पे चर्चाएँ अब कितनी कम हो गई हैं। गिने चुने लोग हैं जो सूचना मांगते होंगे। यही अमर उजाला का पेपर हुआ करता था जो हफ्ते में 4 बार हम लोगों को छापता था आरटीआई के नाम पे। आज सालों हो जाता है एक खबर नहीं छपती सूचना अधिकार की, क्यों? जवाब ही नहीं मिलता, दौड़ते रहो कोर्ट कचहरी। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग एक उठी थी? मैं देखिए बुंदेलखंड राज्य का बनाने का समर्थन कल भी नहीं किया था, आज भी नहीं किया हूँ। हिंदुस्तान का पेपर इस बात का गवाह है। सर्किट हाउस में एक बैठक हुई थी आज से कुछ साल पहले, तब यहाँ पे जिला संवाददाता थे हमारे अमित त्रिपाठी जी। मैं ये मानता हूँ कि छोटे राज्य बनना चाहिए, लेकिन छोटे राज्य इसलिए नहीं बनना चाहिए कि छोटे राज्य बनने के बाद भी वही लूट बनी रहे। जो स्थिति आज महाराष्ट्र में हुई कि महाराष्ट्र में बिहार के लोगों को और यूपी के लोगों को राज ठाकरे ने कहा कि ये यूपी के लोग हैं, बम्बई के अंदर घुसने नहीं चाहिए, और जबकि पूरी बम्बई की अर्थव्यवस्था को बिहार और यूपी के लोग चलाते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि इस उत्तर प्रदेश में भी कोई राज ठाकरे पैदा हो जाए। इस बात की क्या, जैसे राजा बुंदेला हैं, अभी सर्किट हाउस में अभी पिछले साल वो आए थे 2025 में, तो मैंने वहाँ पे उनसे कुछ सवाल कर लिए थे। उन्होंने बुंदेलखंड विकास बोर्ड के वो उपाध्यक्ष भी हैं, और वो रैली निकाल रहे थे और उसमें आगे पीसी किए थे। तो उन्होंने जब कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को इतने बार लेटर लिखा, ये किया वो किया, तो हमने उनसे कहा कि आपने सब कुछ लिखा और सब कुछ किया, लेकिन कोई एक चीज़ बता दीजिए जो आपने पद में रहते हुए अपनी पार्टी से पूछी हो कि आपने बुंदेलखंड राज नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया और क्यों बनना चाहिए। मैंने कहा अगर आपकी सरकार में बुंदेलखंड राज नहीं बन सकता, उमा भारती का वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया में गाहे बाहे निकल जाता है, जिसमें वो कह रही थी कि मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि मैं आज ये बोल के जा रही हूँ कि बुंदेलखंड राज्य का निर्माण 3 साल के अंदर होगा। अब की बार अगर भाजपा की सरकार आएगी तो राम राजा सरकार की कसम बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा। तो राम राजा तो आज वही बने हैं, लेकिन बुंदेलखंड राज्य नहीं बना है। क्या बुंदेलखंड राज्य आप बना लेंगे? मान लीजिए हमारे पास जिस तरीके की खनिज संपदा है, हमारे पास जिस तरह के जंगलात हैं, हमारे पास जिस तरह का मैन पावर है, सस्ते सस्ते मजदूर बिहार और बुंदेलखंड के हैं जो महानगरों में जाके काम करते हैं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास अकल जो है ना वो नहीं है। अकल उतनी है कि हमारा स्वार्थ कहाँ से सिद्ध होना है। जो बुंदेलखंड राज की मांग कर रहे हैं उनसे पहले ये पूछ लीजिए कि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड कितनी है। कम से कम 1041 हेक्टेयर से ऊपर ज़मीन हमारे यहाँ बंजर पड़ी है जो स्टोन क्रेशर्स और माइनिंग के द्वारा डिस्टर्ब है। हमारे यहाँ ना तो सिंचाई के माकूल साधन हैं, सिंचाई की योजनाएं ज़रूर हैं लेकिन साधन नहीं हैं। हमारे यहाँ पैलानी से लेकर के आधे से ज़्यादा बुंदेलखंड के 13 जिले के एरिया डार्क जोन में है, क्रिटिकल जोन में है।
हमारे यहाँ का भूगर्भ जल स्तर इस तरह का नहीं है, क्योंकि हमने बुंदेलखंड को संरक्षित नहीं किया। अगर हम कोई चीज़ बनाना चाहते, मान लीजिए हम बुंदेलखंड राज्य बनाना चाहते हैं, तो हम पहले यहाँ के रिसोर्स जो संसाधन हैं उनकी सुरक्षा करें। तो मैंने राजा बुंदेले से यही से कहा था कि कितने मंचों से आपने खनन की बात उठाई, कितने मंचों से आपने पलायन की बात उठाई, कितने मंचों से आपने आत्महत्या को रोकने की बात उठाई, और नहीं उठाई तो क्यों नहीं उठाई? राज भुखमरी का थोड़ा ना बनाएंगे आप, राज अकाल का थोड़ा ना बनाएंगे आप, राज आत्महत्या का थोड़ा ना बनाएंगे, राज बेरोजगारी का आप बनाए। राज का मतलब खुशहाल राज, जहाँ पे वहाँ की आवाम को उसी स्टेट में उसी की मनरेगा क्या था, एक छोटे से गांव में उस आदमी को बाहर न जाना पड़े, वहीं काम मिल जाए। तो अगर बुंदेलखंड राज बनता है तो बुंदेलखंड के बासिंदे को बुंदेलखंड में काम मिल जाए, बुंदेलखंड के संसाधन बुंदेलखंड के लोगों के लिए काम आए। ये ना हो कि स्टेट बनने के बाद में एक कोई मुख्यमंत्री बन जाए यहीं का आदमी, बाहुबली नेता टाइप का आदमी, जिस तरह की राजनीति चल रही है, जाहिर सी बात है वही बनेगा, गरीब आदमी तो बन नहीं पाएगा। जो लीड कर रहा होगा वो हाशिए पे चला जाएगा, कैश कोई और कर लेगा, तो वो मठाधीशी करेगा और फिर वो खनन का कारोबार और दारू का कारोबार बाहर के लोगों को ला करके करवाएगा, और यहाँ का रेवेन्यू फिर बाहर जाएगा। तो जो 10,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू हमारे यहाँ से पैदा होता है, तो अभी आप सरकार में हैं, MP में हैं, UP में हैं, सेंट्रल में हैं, विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, और भी लोग उसमें जो मूवमेंट उठा रहे हैं वो अच्छे पदों पे हैं, तो वो लोग जो है यहाँ का रेवेन्यू यहाँ क्यों नहीं खर्च करा लेते? करा लेना, तब बुंदेलखंड स्टेट बना लें। तो खबर लहरिया के साथ आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी और भी मुद्दे की बात को लेकर के आते रहेंगे, तो आप सब देखते रहिए खबर लहरिया को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ज़मीनी हकीकत कई बारी सरकारी दावों से बिल्कुल अलग थलग तस्वीर पेश करते हैं। आशीष सागर दीक्षित का अनुभव यह बताता है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, बल्कि उन लोगों से जिंदा रहता है जो जोखिम उठाकर सच सामने लाते हैं। आप इस पूरी बातचीत को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सवाल पूछने की जगह सिकुड़ती जा रही है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर यह चर्चा ज़रूरी लगे तो इसे आगे साझा ज़रूर करिए। फिर मिलूंगी एक नए सवाल और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ खबर लहरिया। बहुत बहुत धन्यवाद।